एंजल ब्रोकिंग से मयूरेश जोशी भी मेरे साथ जुड़े हैं। मयूरेश, शुक्रिया समय देने के लिए। ये शायद हफ्ता इंडेक्स के लिहाज से कोई बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकअप ना हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो रहेगा। मयूरेश, इस पर आपकी राय क्या है और कौन से सेक्टर्स पे भी आप बुलिश हैं, किस पे बेरिश हैं या बेरिश नहीं भी हैं तो आपकी वॉच लिस्ट में आ गया है, आप उसको अब नोटिस करेंगे, हर 5% चलने पर आप उस पर डाउट करेंगे ये क्यों चल रहा है? मॉर्निंग डिम्पी, मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे बैंकिंग और ऑटो कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक वहाँ पे एक स्पेस बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे फेडरल बैंक ने भी नतीजे पोस्ट किए थे, हमारे ख्याल से आई थिंक जो मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक टू अ लार्ज एक्सटेंट इज समथिंग दैट आई एम लाइकिंग एक मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। सिमिलरली इन द सेम ब्रेथ आई थिंक जैसे मारुति, रॉयल एनफील्ड के नंबर्स आए हैं, मारुति के आंकड़े Q4 के लिए और जो अप्रैल के आंकड़े आए हैं फॉर द मंथ गॉन बाय, मेरे ख्याल से बहुत इंकरेजिंग ट्रेंड है। तो मारुति, एनफील्ड, ऑटो एंसिलरीज में भारत फोर्ज, जेके टायर, आई थिंक दिस कंपनीज इज समथिंग दैट आई कीप ऑन लाइकिंग। कैपिटल गुड्स में मैं अभी भी आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहूँगा। हालांकि आई थिंक प्राइवेट केपेक्स की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट केपेक्स जो फ्रंट लोड होगा फर्स्ट हाफ में, वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्रीशन। तो आई थिंक कॉशियस रहना है। तो आई थिंक वन विल रियली वॉच आउट फॉर कैपिटल गुड रिजल्ट्स, बट एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए इन दैट सेक्टर ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ऑटो एंसिलरीज, बैंक्स, नवीन फ्लोरिन के बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए थे। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना बहुत जरूरी है मार्केट में। जी सुब्रा, आपकी ट्रेडिंग चॉइसेस क्या हैं आज के लिए? वेल दिवाली, टू बिगिन विद इंजीनियर्स इंडिया जो अच्छी खासी मोमेंटम में रही है, लेकिन थोड़ी बहुत सुस्त कारोबार करेक्शन देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर वापस मोमेंटम आ सकती है। खरीदारी करें, 174 का टारगेट, 162 का स्टॉप लॉस। दूसरा जैन इरिगेशन, ये भी मेरा मानना है कि शायद इस महीने में अच्छी खासी चाल दिख सकती है। खरीदारी करें, 117 का टारगेट और 109 का स्टॉप लॉस। और तीसरा IRB इंफ्रा, इसमें अच्छी खासी कंसोलिडेशन 255 के ऊपर देखने को मिल रही है। खरीदारी करके चले, 273 का टारगेट और 255 का स्टॉप लॉस। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स जो लास्ट के सेशन में अच्छा मूव देके गए हैं, स्पेशली डेरिवेटिव फ्रंट्स पे, उसमें ONGC काफ़ी स्मार्टली मूव आते हुए देखा। अविनाश, एक तो IFCI और दूसरा ONGC, इन दोनों में कुछ स्ट्रक्चरल मूव हो रहा है तो हम इसको रखेंगे, नहीं हो रहा तो टिपिकली ट्रेडर्स का मूव है तो हम नहीं रखने वाले। ये ट्रेडर्स का मूव है या फिर स्ट्रक्चरल मूव है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर ट्रेडिंग मूवी है डिम्पी, क्योंकि अगर हम IFCI की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी समय से एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे जो नॉन कोर एसेट्स है वो IFCI डिस्पोज ऑफ करेगी, इनकी बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर फ्रक्टिफाई होता है, यहाँ पे कोई डील होती है इन द नियर टर्म, तो ही स्टॉक में एक अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। हालांकि अभी इस लेवल पर हमको नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी बढ़त आएगी। और ONGC में हमको लग रहा है कि क्रूड के भाव जब तक सॉफ्ट रहते हैं, क्रूड में कोई बड़ा उछाल नहीं आता, तब तक ONGC में भी हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी बढ़त आएगी। ये प्योरली ट्रेडिंग मूव्स है और फंडामेंटली हमको लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करे। जी, इनफैक्ट मयूरेश, ONGC पर आपके कमेंट्स भी लेना चाहेंगे। आपको भी लगता है कि जो 4% चला है ये स्टॉक पिछले सेशन में एक ट्रेडिंग मूव था? क्योंकि कई सारे हाउसेस की रिपोर्ट आई है कि आफ्टर डिकेड्स ऑफ नेगेटिव टू फ्लैट ग्रोथ, इस क्वार्टर में जो गैस प्रोडक्शन है वो इंप्रूव कर सकती है और इनफैक्ट एनुअली 10 से 15% तक की ग्रोथ की भी बात हो रही है। आपका व्यू क्या है ONGC पर? वाली आई थिंक बिल्कुल पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ ऑफसेटिंग इफेक्ट। अगर हम बात करें तो जैसे पेट्रोल और क्रूड, जैसे अविनाश बता रहे थे, आई थिंक काफ़ी डिपेंडेंस रहता है, लेकिन गैस के भाव जैसे हम रियलाइजेशंस देख रहे हैं वो शायद ऑफसेट करता है अगर क्रूड के भाव बढ़ते भी है। तो आई थिंक जो कोरिलेशन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स प्रॉब्ली एमिनेटिंग ऑन देयर बॉटम लाइन, कहीं ना कहीं आई थिंक अंडर रिकवरीज नहीं है, सब्सिडीज नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से आई थिंक फंडामेंटली आई थिंक स्टिकीनेस है। बट येस, आई थिंक मैं ट्रेडिंग मूव रूल आउट नहीं करूंगा। आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग मूव शायद ONGC में अभी भी है और अभी भी रह सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, दो शेयर मैं आपके सामने राजेश रख रहा हूँ। एक तो फैक्ट, ये शेयर देखिए आप, ये 52 रुपये का शेयर है, और इसके अलावा एक शेयर है यूफ्लेक्स, ये करीब 9% पर 371 रुपये का शेयर है। दोनों के अंदर स्मार्टली अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है, क्लोजिंग ठीक ठाक थी विद द वॉल्यूम। ये आज भी हमको बाय करने हैं या फिर आज प्रॉफिट बुक करने का समय है? जो भी जिन्होंने भी BTST किया होगा वो तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जिनके पास होल्डिंग है उनके लिए टारगेट और दीजिए, मेरे को स्टॉप लॉस भी दीजिएगा।
देखिए मुझे लगता है कि यूफ्लेक्स में जो मूव है वो 320 के आसपास का इसका एक टेक्निकल ब्रेकआउट था और वहाँ से लेके इसका जो टारगेट बनता था वो रफली है 385। बहुत अच्छा मूव है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग ना करे। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसे बने रखें विद स्टॉप लॉस ऑफ 360। अपसाइड में 385 के आसपास अगर आज के ट्रेडिंग में कुछ मूव मिलता है तो आप यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। सेकंड इज फैक्ट ना, फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट, FACT फैक्ट। देखिए ओके या 52.80 का क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि इसका ओवरऑल आप डिम्पी देखो तो फर्टिलाइजर सेक्टर में जो मूव है बहुत ही बढ़िया है और आप इसमें हम लोग देखते हैं कि जब भी इसमें करेक्शन आता है तो इसमें बाइंग आता है और एक नया हाई बनाता है। क्लियर कट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में इसमें ट्रेंड है, अभी भी इंटैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको एग्जिट लेनी है और इनफैक्ट इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ है वो मुझे लगता है रफली 65, जो इनिशियल टारगेट 65 to 70 का रेंज जो इसका पहले वाला जो हाई था, रिसेंट हाई था, एक बार के लिए हिट करेगा। तो अगर है यहाँ पे तो बने रखे विद स्टॉप लॉस ऑफ से 42 रुपीज। करंट मार्केट प्राइस इज 52। तो अगर छोटा मोटा करेक्शन आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जी। लेकिन फर्टिलाइजर स्पेस का एक और स्टॉक था जो अच्छा मूव दे रहा था फ्राइडे के सेशन में, वो था GSFC। यहाँ भी काफी अच्छी बाइंग थी और स्टॉक 5% के आसपास के स्पर्ट के साथ क्लोज भी हुआ था। लेकिन मयूरेश, ये रियल एस्टेट स्पेस से अभी आपकी प्रिफर्ड पिक क्या है? क्योंकि आप देखिए बजट के बाद से कांस्टेंट ये स्पेस चला है, अब रेरा भी कल से लागू हो गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जो डायनामिक्स है सेक्टर के वो एकाएक बदल सकते हैं और जेन्युइन बायर की ओर से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है। डिमांड की कमी थी जो शायद इस मूव के बाद पूरी होती हुई दिखे। आप रीसेंट मूव के बाद स्पेशली किसी स्टॉक को रेकमेंड कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं? नहीं, लार्जली आई थिंक ये सारे जो पॉजिटिव्स रियल एस्टेट रेगुलेटर आया या व्हाटएवर कंप्लायंसेस बढ़ेंगी, कंसोलिडेशन होगा, शायद आई थिंक लॉन्ग टर्म में बिल्कुल प्ले हो सकता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आई थिंक अभी भी स्टिकीनेस है इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स वेलोसिटी, जितनी इन्वेंट्री है और जो डेट लेवल्स आई थिंक लिस्टेड प्लेस कैरी करते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर मुझे एक या दो स्टॉक चुनने हैं प्रॉब्ली स्पेस है तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेज इज समथिंग दैट आई स्टिल बी वेरी वेरी बुलिश ऑन। मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे कि कंपनी के सब सेगमेंट्स हैं, उसके जो होटल सेगमेंट है इज ऑपरेटिंग एट वेरी हाई कैपेसिटीज, एन्युटी बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और हालांकि हम बात करते हैं बैंगलोर, कोची, चेन्नई जैसे मार्केट्स के, आई थिंक द ऑफिस ऑप्टेक इज एक्सट्रीमली एनकरेजिंग आउट देयर। जो रेसिडेंशियल बिजनेस है आई थिंक उसका जो पंचअप करके रिकग्निशन आएगा और जैसे ग्रेजुअल रिकवरी देखेंगे, आई थिंक दैट कैन बी अ ह्यूज वैल्यू एडिशन इन जनरल SOTP कैलकुलेशन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ब्रिगेड एंटरप्राइजेज अगर डिक्लाइंस में मिलता है तो बहुत बढ़िया पिक रहेगी। और वेस्टर्न साइड ऑफ मार्केट्स में आई थिंक गोदरेज, ओबेरॉय जो इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक्स। एक बार सुब्रा, आप जैकॉप के शेयर को जरूर देखिए और ये 6% ऊपर था। असल में शुक्रवार को ना खबर ये भी आई थी इसके अंदर कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लैंड है जहाँ पे नवी मुंबई के अंदर ये डेवलप किया जा रहा है, इस लैंड को सरकार एक्वायर कर सकती है और एक्वायर जब करेगी तो वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग दे सकती है। जैकॉप का वहाँ पे एक SEZ है जिसका बड़ा फायदा इसको वहाँ पे मिलेगा। उसके आसपास की लैंड, इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी जिस जगह पर ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है। ये एक स्मार्टली मूव देके गया था, ये और भी चल सकता है। खबर की डेंसिटी शायद इतनी है कि इसको एक दिन में नहीं रुकना चाहिए, कम से कम आज भी 5% चलना चाहिए। हमको एक बार रखें ना इस शेयर पे नजर, अभी रखें इसको होल्ड करके। डिम्पी काफी इंटरेस्टिंग शेयर है क्योंकि अगर आप देखें तो आई थिंक 6-7 साल पहले बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद लगभग ऑलमोस्ट लास्ट 6-7 साल में बिल्कुल फ्लैट ही रही है और इनफैक्ट उल्टा एक नेगेटिव बाइस के साथ। और लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक बॉटम आउट फॉर्मेशन देखने को मिला है और हमारा मानना है कि शायद नियर टर्म में काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड फेवर करता है और जिस हिसाब से मोमेंटम इस स्पेस में, पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है, मेरा मानना है कि शायद एक अभी या इस लेवल से अच्छी खासी बढ़त आ सकती है। एक मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर किसी को यहाँ पर खरीदारी करना है तो कर सकते हैं। आई थिंक एक रीजनेबल स्टॉप लॉस 80 रहेगा और आई थिंक 125-130 यहाँ तक जाने की पूरी क्षमता रहती है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। 4 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस लौटेंगे और आपको बताएंगे ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स। आप देखते हैं शेयर बाजार लाइव। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार SGX निफ्टी देख लेते हैं, उसका ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आपको बताते हैं। 8 अंकों का नुकसान है अभी यहाँ पर, लेकिन 9350 के आसपास है तो ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। ये नुकसान तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आप सीधा चलते हैं न्यूज़ रूम और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट जानते हैं। संदीप मिर्जा जुड़ चुके हैं, बताएं संदीप आप।
शुक्रिया डिम्पी। 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे आए थे ओवर द वीकेंड। डाबर, भारत फाइनेंशियल और अंबुजा सीमेंट, तीनों की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले डाबर, नंबर्स इनलाइन थे लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है और ज्यादातर ब्रोकर्स नेगेटिव हैं। सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, 290 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का भी यही व्यू है और 280 रुपए के आसपास के टारगेट प्राइस वो सुझा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, 284 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। डॉयश बैंक ने होल्ड रेटिंग को मेंटेन करते हुए 300 रुपए के आसपास के प्राइजेस दिए हैं। 2 ब्रोकर्स हैं जो कि पॉजिटिव है डाबर के ऊपर। पहले जेपी मॉर्गन जिन्होंने अपनी ओवरवेट रेटिंग अब भी बरकरार रखी है, 300 रुपए के टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं। और मैक्वेरी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म रेटिंग थी उनकी, उसे मेंटेन करते हुए 331 सबसे ऊपर का जो प्राइस रेंज है वो मैक्वेरी की ओर से ही देखने को मिला है। अंबुजा सीमेंट के नंबर्स भी आए थे, नंबर्स अनुमान से बेटर थे, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन ब्रोकर्स इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर नेगेटिव व्यू ले रहे हैं। यूबीएस ने सेल रेटिंग बरकरार रखी है, 200 रुपए का टारगेट प्राइस है। सीएलएसए ने भी अंडर परफॉर्म रेटिंग थी, बिकवाली की सलाह थी इनफैक्ट, उसे मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस 5 रुपए इंक्रीज किया है, 220 रुपए किया है। गोल्डमैन सैक्स वो भी अपनी सेल कॉल मेंटेन कर रहे हैं, 246 रुपए का टारगेट प्राइस है। डॉयश बैंक होल्ड की रेटिंग है उनकी और 240 रुपए का टारगेट प्राइस है। और केवल सिटी इनकी ओर से एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने खरीदारी की सलाह अब भी मेंटेन करी है और टारगेट प्राइस दिया है 295 रुपए का। भारत फाइनेंशियल जो कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है, इसके ऊपर ब्रोकर्स अभी भी पॉजिटिव हैं। यूबीएस ने अपनी बाय कॉल थी उसे मेंटेन किया है, 950 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन करते हुए जो टारगेट प्राइस है उसे 915 रुपए के ऊपर बरकरार रखा है। 2 और ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है इसके अलावा, एक तो डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर यूबीएस की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, 34 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि इनको जो फॉर्म 483 मिला है, अगर ये दिक्कतें जारी रहती हैं तो इनके जो ANDS हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, जिस वजह से न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है। और आखिर में गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है कोलगेट के ऊपर, सेल रेटिंग थी, अब भी उनका मानना है कि जिस तरह से पतंजलि जैसे थ्रेट्स हैं वो कोलगेट के लिए काफी बड़ा ट्रिगर हो सकते हैं, जिस वजह से सेल कॉल मेंटेन कर रहे हैं और काफी नीचे के टारगेट 713 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है उन्होंने। ठीक है, शुक्रिया संदीप आपका ये रिपोर्ट बताने के लिए। मयूरेश, अंबुजा सीमेंट नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं लेकिन जो हाउसेज हैं उन्होंने अंडरवेट रेटिंग दी है या फिर टारगेट्स को ट्रिम किया है। दूसरी तरफ है भारत फाइनेंशियल जहां पर नंबर्स काफी खराब आए हैं लेकिन हाउसेज बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और साथ ही 900 के ऊपर तक के टारगेट्स की बात कर रहे हैं। आपकी इन दोनों स्टॉक्स पर पोस्ट अर्निंग क्या रेटिंग है? नहीं, अंबुजा सीमेंट ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। और अगर आप देखें जो बॉटम लाइन इम्पैक्ट है वो लोअर डिप्रिसिएशन और लोअर टैक्स की वजह से है, तो लार्जली हम देखेंगे जो इनपुट कॉस्ट है पेटकोक की इंक्रीज हो या अदर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशनरी इंक्रीजेस हो, आई थिंक वो डेफिनेटली आई थिंक इम्पैक्ट कर चुके हैं मार्जिन्स को। सो आई थिंक सीमेंट स्पेस में मुझे पिक एंड चूज करना ही है, तो आई थिंक आई गो विद माई फेवरेट्स। आई थिंक जेके लक्ष्मी, जेके सीमेंट या इवन रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट का एक मिक्स होता है जहाँ पे रियलाइजेशन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, यूटिलाइजेशन लेवल्स कैन इंप्रूव, रियलाइजेशन कैन इंप्रूव इन साउथ इंडिया। तो ये रही बात सीमेंट सेक्टर की। आई थिंक जहाँ तक भारत फाइनेंशियल के नंबर्स है, यस आई थिंक काफ़ी डिसअपॉइंट किए थे नंबर्स। कलेक्शन एफिशिएंसी बिल्कुल बढ़ी थी लेकिन आई थिंक जो ग्रॉस एनपीएज एट अराउंड 6% वर डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग। प्राइस टू बुक पैरामीटर्स के हिसाब से आई थिंक थोड़ा महंगा जरूर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्पेस में वेदर इट्स माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल पेमेंट बैंक्स, मेरे ख्याल से आई थिंक इक्विटास इज समथिंग दैट आई विल कीप ऑन लाइकिंग ऑन डिक्लाइंस। प्राइस टू बुक एक सेक्युलर लोन बुक है, ग्रैन्युलर लोन बुक है, और जहाँ तक हम एक्सपेक्ट करते हैं अर्निंग्स का, आई थिंक अर्निंग्स मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो आई थिंक ये 2 स्टॉक्स में शायद पिक करूंगा इंस्टेड ऑफ अंबुजा एंड भारत फाइनेंशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सुब्रा एक और शेयर देखिए हुआ है वेदांता। अब इसमें ना केन इंडिया भी मर्ज हो चुका है, अब इसका इफेक्ट इसके अंदर भी आएगा। ये स्मार्टली मूव देके गया था फ्राइडे के सेशन में, उसका इसने होल्ड भी किया, जो दिन भर इसने 4% की बढ़त बनाई थी। ये आज भी इस शेयर्स में कुछ फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या फिर ये मौका छूट गया हमको, जिनके पास है सिर्फ वही अभी रखें? डिम्पी, मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं मर्जर का जो असर है वो शायद अभी देखने को मिलेगा। और फ्राइडे को जो बाइंग देखे थे काफ़ी इंटरेस्टेड बाइंग थी और मेरा मानना है कि अभी भी अपसाइड जारी है इसमें। आई थिंक 265 270 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। अच्छी खासी करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो डेफिनेटली अगर जिनको लेने का है फ्राइडे का ही जो लो के आसपास था, आई थिंक 230 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चले। आई थिंक नियर टर्म शॉर्ट टर्म आई थिंक काफ़ी अच्छी, अभी यहीं से भी बढ़त मिलने की पूरी संभावना है। जी राजेश, ये क्विक कमेंट फोर्टिस पर क्या रहेगा? अच्छा मूव था स्टॉक में भी पिछले सेशन में। देखिए दीपाली, मुझे लगता है फोर्टिस का जो रेजिस्टेंस है वो रफली 222 से लेकर 225 तक का है, तो मुझे अपसाइड यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगती।
और इनफैक्ट लगता है कि एक बार के लिए फिर से करेक्ट होगा। रफली इसका जो टारगेट रहेगा 195 का है। सो एक जो ब्रेकआउट रहेगा वो 225 का है, तो 225 के ऊपर अगर जाता है तो मैं ये कहूँगा कि इसमें मोमेंटम जारी है और मे बी इट कैन मूव फर्दर अप, मे बी 8 to 10% का लेग आ सकता है। सो 40s के लिए जो 225 का जो लेवल है वो कीनली वॉच करना चाहिए, ब्रेकआउट पे ही एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, 9 बजे हैं, शेयर बाजार लाइव को भी यहीं रोकेंगे। शुरुआत करेंगे फर्स्ट ट्रेड की, पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मीर भट्ट। स्वागत है आप सभी का। और 3 दिन के लंबे अंतराल के बाद बाजार खुल रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी चीज़ यह है कि कोई बड़ा अपसेट मार्केट के सामने नहीं है और इसीलिए जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी उम्मीद ये की जा सकती है कि मार्केट विल पिक इट अप फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट और हो सकता है शायद थोड़ा दायरे में रहे मार्केट। SGX निफ्टी तो यही इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 9300 ये एक ऐसा लेवल है जिस पर आज बाजार की नज़र रहेगी और संकेत इसी तरह के हैं कि इसे मार्केट कुछ हद तक डिफेंड भी करेगा, क्योंकि एशियन क्यूज जो हैं वो इस समय ठीक ठाक हैं। ज्यादातर एशियन मार्केट सारे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं, 0.1% तक की स्ट्रेंथ देखी जा रही है। SGX निफ्टी हालांकि सुबह से बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 5 अंकों के दायरे में घूमता हुआ, अभी भी 5 अंक नीचे SGX निफ्टी अब 9354 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले सेशन में FIs की ओर से हमने बिकवाली ही देखी है, 1100 करोड़ के आसपास की उनकी कैश मार्केट बिकवाली हुई, वहीं DIs ने 1680 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन आज के सेशन में इंडेक्स भले एक रेंज में रहे, लेकिन फोकस रहेगा ऑटो स्टॉक्स पर, जहां पर ऑटो सेल्स नंबर्स का इंपैक्ट दिखेगा, स्पेशली मारुति सुजुकी, आइशर मोटर्स जिनके नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं। टाटा मोटर्स की जो ओवरऑल सेल्स है वो 21% डिप हुई है, तो वहां पर शायद सेंटीमेंट्स थोड़े से वीक रहे हैं। आज पूरे ही रियल्टी स्पेस पर नजर रखनी होगी, रेरा कल से लागू हुआ है तो उसकी वजह से जो सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। अर्निंग्स पर नजर रहेगी, स्पेशली डाबर, भारत फाइनेंशियल और अंबुजा सीमेंट, जहां पर नंबर्स अंबुजा सीमेंट के बेटर रहे हैं, भारत फाइनेंशियल के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहे हैं और वैसे ही नंबर्स डाबर ने भी पेश किए। मैरिको के नतीजे आज जारी होंगे तो उस पर भी ध्यान देना होगा। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हुई और इंडिकेटिव एक्शन में बिल्कुल फ्लैट निफ्टी अभी 9340 के लेवल्स पर, सेंसेक्स 34 पॉइंट्स ऊपर। अंबुजा सीमेंट, ACC, अल्ट्राटेक सीमेंट इस पूरी स्पेस पर फोकस रहेगा और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछले सेशन में ज्यादातर सरकारी बैंक्स पर, चाहे वो बड़े बैंक्स हो या फिर छोटे बैंक्स हो, काफी अच्छी खरीदारी उस पूरे स्पेस में देखी गई थी। लेकिन मिहिर FIs की ओर से मार्च की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि जो क्वांटम ऑफ सेलिंग है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या वो सेल इन मेन गो अवे की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो क्या ये अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट करेगा या फिर DIs का सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा? हम देखिए वो सेल इन में गो अवे ये बात सही है और वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन आप इसे इससे जोड़ के देखिए ना कि उन्होंने कुछ हद तक रिटर्न्स जो हैं वो ठीक ठाक जनरेट किए हैं एंड स्पेशली मार्च में। एग्जैक्टली, सो इट्स नॉट टू बैड अगर उनकी तरफ से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की जाती है या फिर दे टेक द मनी ऑफ द टेबल। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मार्केट के लिए रिजल्ट्स के अलावा कोई बड़ा ट्रिगर इस समय है नहीं। तो कुछ हद तक जो डिपेंडेंसी है मार्केट की वो 2 चीज़ों पर रहेगी, एक डोमेस्टिक जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर और दूसरा फंड फ्लोज पर। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक सेंसिटिविटी रहेगी मार्केट में। जी, रुपए की ओपनिंग हुई है और रुपया मजबूत खुला है, 64.24 के मुकाबले 64.18 के लेवल्स पर रुपए की शुरुआत हुई है। लेकिन हर रोज ठीक 7:30 बजे हम आपको फास्ट मनी शो में 20 इंट्राडे कॉल्स बताते हैं। फटाफट से इन कॉल्स को रिविजिट कर लेते हैं एक बार। मैंने अपने पोर्टफोलियो में सभी स्टॉक्स खरीदारी के लिए चुने हैं। आज के सत्र में शुरुआत मैंने की है एल्काइल लमीन से, जिसमें मैं समझता हूं खरीदारी की जा सकती है। 515 का टारगेट है, 497 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। KPR मिल्स कल नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले एक्टिव हो सकता है। 740 का टारगेट, 720 का स्टॉप लॉस। गुजरात पिपवाव में निचले स्रोत से खरीदारी बन रही है, अब 165 तक पहुंच सकता है। 157 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बतौर EPS शेयर मैंने शामिल किया है ऑन मोबाइल ग्लोबल को, निचले स्रोत से खरीदारी बढ़ सकती है। 88 का टारगेट इसमें लगाकर चलें, 82 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। गुजरात फ्लोरो खरीदते हैं तो आज टारगेट रहेगा आपका 790 का, स्टॉप लॉस 768 अपने इस स्टॉक पे लगाकर चलें। इसके अलावा पिंकन स्पिरिट्स कंपनी की कैश EPS 12-13 के आसपास है और लिक्विड स्टॉक्स चुनिंदा एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। आज 77 का टारगेट, 72 का स्टॉप लॉस। टूरिज्म फाइनेंस खरीदते हैं तो आज 98 का टारगेट रखें, 93 का स्टॉप लॉस। एल्काइल मींस बाउंस बैक ट्रेड है ये, 1988 का टारगेट, 1965 का स्टॉप लॉस। और श्री इंफ्रा पे बेट लगाएं आप, 95 का टारगेट, 89 का स्टॉप लॉस। और बतौर सुपर हिट शेयर मैंने शामिल किया रिको ऑटो, 67 का टारगेट, 59 का एक स्टॉप लॉस। ऑटो एंड स्ट्रिपली एक्टिव हो सकता है आज मार्केट में।
मैंने आपको 6 खरीदारी के 4 बिकवाली के ट्रेड बताए हैं। इसमें सबसे पहले 2 NBFC, DCM श्रीराम, मुनाफा 3 गुना बढ़ा है, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। और फ्लिप साइड पे भारत फाइनेंशियल, एक और NBFC है, मुनाफे से घाटे में आई है। बिकवाली करें आज के लिए 790 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। एस्ट्रा माइक्रो 19 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 30 करोड़ हुआ है, तो उसमें खरीदारी करें, 131 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। और 2 ऑटो स्टॉक्स, मारुति, इसे मैंने बतौर EPS चुना था, कुल बिक्री इनकी अप्रैल में 25% बढ़ी है, 6750 का टारगेट लेके खरीदारी करें। टाटा मोटर्स, नंबर खराब आए हैं ऑटो बिक्री के, बिकवाली कर सकते हैं, 448 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। इसके अलावा UFO मूवीज, बाहुबली 2 से जुड़ा हुआ शेयर है और जिसका रिस्पांस आया है, आज पॉजिटिव साइड पर ट्रेड देखने को मिलेगा, 475 का टारगेट होगा। दीपक नाइट्राइट, इनका जो मुनाफा है उसमें जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है, तो उस वजह से आज 141 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और 2 और बिकवाली के ट्रेड्स, इंडिया सीमेंट, जहां पे शायद इनकी जो आंध्र प्रदेश में सीमेंट प्राइसेस हैं वो कैप हो सकती हैं, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। डाबर, नंबर्स आए खराब आए हैं और वॉल्यूम ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है, उस वजह से बिकवाली करके चलें, 280 का टारगेट प्राइस होगा। मॉर्पिन लैब, एक छोटी मिड का फार्मा कंपनी है, नंबर्स बेहद स्ट्रांग आए हैं और मुनाफा जिस तरह से ग्रो किया है 2.7 से 7.7, उसका एक पॉजिटिव ट्रेड इस काउंटर में देखने को मिलेगा। 21 रुपए 80 पैसे का टारगेट लेके खरीदारी करके चलें आज के लिए। तो ये थी वो कॉल्स जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। आज निफ्टी देखिए करीब 3-4 पॉइंट ऊपर 9304 पर है, जबकि सेंसेक्स करीब 67 पॉइंट्स ऊपर, तो 1/4% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। पहले ऑटो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और साथ ही अंबुजा सीमेंट्स की देखते हैं किस तरह के इंडिकेटिव टिक्स के संकेत हैं। तो मारुति सुजुकी 2.5% ऊपर है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सेल के बाद 6525 पर मारुति है। एक बार टाटा मोटर्स को देखते हैं। टाटा मोटर्स भी करीब 0.25% ऊपर है, 458 के आसपास, और साथ ही आयशर मोटर्स ये करीब 0.25% ऊपर, लेकिन मारुति डेफिनेटली 2.5% ऊपर। राजेश, 2.5% ऊपर मारुति। मॉर्निंग टू यू। क्या टारगेट होगा आज के लिए आपका? गुड मॉर्निंग मीर, मुझे लगता है मारुति के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मंथली चार्ट चेक कर रहा था, क्योंकि मारुति डेफिनेटली इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखी जाती है, लॉन्ग बिल्टअप भी होता है, तो इट्स ए ऑन गोइंग काउंटर जहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रैक्शन रहेगा। आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 6620। अगर 6620, हालांकि अभी ऑलरेडी 2-2.5% ऊपर है, लेकिन उसको मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6600 के ऊपर अगर ये मेंटेन करे तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि इसमें जो मोमेंटम है वो आगे चलेगा। मे बी वहाँ से एक 4-5% की एक शॉर्ट कवरिंग रैली और देखने को मिलेगी दिस सीरीज में। लेकिन अगर यहाँ पे 6600 के नीचे आता है तो मे बी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है पोस्ट नंबर। सो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास फ्रेश लॉन्ग है तो आप इसे होल्ड रखें विद स्टॉप लॉस बिलो 6600 लेवल, एक 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जो फ्रेश लॉन्ग है फिलहाल के लिए अवॉइड करें। जी, मारुति सुजुकी हालांकि पिछले सेशन में भी यानी फ्राइडे को भी 3.5% की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ था। अर्निंग्स के बाद ज्यादातर हाउसेस ने जो टारगेट्स हैं उनको अपग्रेड किया है। 7500, 7600 तक के टारगेट्स की बात हो रही है और सुब्रा ने भी कहा कि 6900 के लेवल्स भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में। मारुति सुजुकी में अभी 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मयूरेश, मारुति सुजुकी वर्सेस टाटा मोटर्स, आपको कौन सा बेटर लगता है? नहीं, मेरा हमेशा से आई थिंक फेवरेट मारुति रहा है ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। और जैसे आंकड़े पोस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आई थिंक विद द गुजरात प्लांट प्रोडक्शन एज वेल, जो पाइपलाइन रही है फॉर द बेस्ट सेलिंग मॉडल्स, ब्रेजा हो, बलेनो हो, आई थिंक दैट पाइपलाइन विल ऑल्सो स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो बहुत बढ़िया डिमांड है और जैसे लेवरेज कर पाएंगे, अगर आप ये क्वार्टर का एक वन ऑफ समझे इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, आई थिंक लेवरेज काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं बैलेंस शीट को। तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ, मेरे ख्याल से आई थिंक मारुति रिमेन्स वन ऑफ आवर टॉप पिक्स ऑटो स्पेस। जी कोई और पिक्स सुब्रा आप रेकमेंड करना चाहेंगे आज? बिकॉज काफ़ी हद तक आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मार्केट। देखिए खबर जहाँ पर अच्छी है, जैसे हमने देखा मारुति, उस पर आज एक अच्छा ट्रेड लिया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड यू हैव समथिंग लाइक अंबुजा सीमेंट्स, जहाँ पर नंबर्स थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग थे, तो वो लाल निशान में है। डाबर जहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव था नहीं लिखने के लिए, तो वो भी करीब 0.5-0.25% नीचे है। क्या करेंगे आप ट्रेड? फिर आई थिंक ब्रॉडली जो भी हम मैक्रो नंबर वगैरह आए यहाँ, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा ऑलरेडी 3 रिकमेंडेशन दिया था, इंजीनियर्स इंडिया, जैन और जैन इरिगेशन और एयर इंफ्रा। इसके अलावा अगर चुनने का तो शायद बैंकिंग मोमेंट काउंटर्स अभी भी मोमेंटम में रह सकते हैं और वो प्रेफरेबल अपना एक कर्नाटका बैंक है जो फ्राइडे के सेशन में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म टारगेट 175 रख सकते हैं और 158 का स्टॉप लॉस। और दूसरा रिलायंस कैपिटल, ये कहीं ना कहीं इस सीरीज में अच्छी खासी स्टार परफॉर्मर बन सकती है। 680 का टारगेट रखा खरीदारी की जा सकती है और 620 का स्टॉप लॉस। जी अविनाश, जैसे सुब्रा ने भी कहा कि बैंकिंग स्टॉक से मूव रह सकता है और आप देखें पिछले सत्र में भी ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो डे हाई पर ही क्लोज हुए थे। सिंडिकेट, कैनरा, यूनियन, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक,
SBI, PNB, आपके रडार पर आज के लिए कौन सा शेयर होगा सरकारी बैंकों में से? आई थिंक सरकारी बैंकों में मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। हमको लग रहा है कि दोनों ही बैंक्स में एसेट क्वालिटी का जो प्रेशर है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम होने की एक्सपेक्टेशन रहेगी चौथे क्वार्टर में, और आने वाला साल डेफिनेटली इनके लिए अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से एक छोटी बैंक जो हम क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं वो फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक में भी नतीजे काफ़ी अच्छे आ गए और हमको लग रहा है यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस बीच चलिए एक बार देखते हैं, इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी रुका है 9340 के लेवल पर, यानी जो 9350 है वो आज फिर से एक बार रडार पर रहेगा मार्केट की। और अच्छी स्ट्रेंथ प्री ओपन में जहां पर है, इसमें मारुति सुजुकी है ही करीब 2.5% ऊपर, फिलिपिन है, BPCL, टेक महिंद्रा, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं। आइशर मोटर्स करीब 1% ऊपर खुल सकता है, TCS, ITC, ONGC, हिंडाल्को, कोल इंडिया और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। सेलिंग प्रेशर जिन स्टॉक्स पर है, इसमें डॉक्टर रेड्डीज करीब 1% नीचे है, अंबुजा सीमेंट्स, HUL, टाटा मोटर्स, M&M और साथ ही ACC, ये काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल सकता है। ये डॉक्टर रेड्डीज आपको कैसा लगता है राजेश? मेरे इनफैक्ट सुबह इसी पे बात हो रही थी कि ओवरऑल फार्मा सेक्टर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो फैक्टर इन लगता है ऑन ए लार्जर पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली फॉलोइंग द न्यूज़ थोड़ा बहुत वीकनेस रहेगा और मे बी ये 2450 तो 2500 के आसपास का एक बार के लिए लो दिखा दे, बट दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन ए पोजिशनल बेसिस, जैसे कि डिवीज लैब है, डॉक्टर रेड्डीज है और इवन ऑरो फार्मा है या वॉकआउट फार्मा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर बाजार में करेक्शन आता है तो फार्मा सेक्टर में यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड यस, आई वुड लाइक टू एक्यूमुलेट द काउंटर्स ऑन लोअर लेवल्स। जी, एक बार हीरो मोटोकॉर्प को भी देख लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के भी सेल्स नंबर्स आए हैं और जो ओवरऑल बिक्री है वो 3-3.5% डिप हुई है। हालांकि कंपनी ने अपने कुछ मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स की जो प्राइसेस हैं उनको भी हाइक किया है। स्टॉक अगर इंडिकेटिव एक्शन में देखें तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करा है 3317 के लेवल्स पर। क्या व्यू है आपका अविनाश हीरो मोटो पर? मुझे लग रहा है कि नंबर्स डेफिनेटली उम्मीद के बराबर ही आ गए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा था कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। हमको लग रहा है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। अगर मानसून्स भी टाइम पे शुरू होते हैं तो रूरल डिमांड में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हमको लग रहा है कि अगर गिरावट आती है दीपाली तो इसको ज़रूर खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से टू व्हीलर स्पेस में यहाँ पे नेक्स्ट 12 मंथ्स में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आ सकता है। एक बार शिल्पी केबल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट 50% की गिरावट देखने को मिली है। आज भी लोअर फ्रीज पर है, करीब 10% नीचे 107 पर। और इसमें जो खबर है वो ये है कि अब एक जो कंपनी के क्रेडिटर हैं उन्होंने कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप पिटिशन दायर की हुई है। तो तब से ये काउंटर कॉन्स्टेंटली हैमरिंग देख रहा है, सेलिंग प्रेशर देख रहा है, आज भी करीब 10% नीचे। खैर ये तो नुकसान वाले काउंटर्स हुए। कुछ और काउंटर्स देखते हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इंडिकेटिव टेक्स के मुताबिक आप नज़र रख सकते हैं मोरपन लैब्स पर, ये 14% ऊपर इंडिकेटिव टेक्स में दिख रहा है। DCM श्रीराम और एक काउंटर है जो कि करीब 9% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में दिख रहा है। और कुछ काउंटर्स में 3i इन्फोटेक है, ये करीब 5.5% ऊपर। वीनस रेमेडीज पर आप नज़र रख सकते हैं, ये करीब 5% ऊपर है। और साथ ही TTML और डॉलर इंडस्ट्रीज, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। TTML पर अविनाश आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लग रहा है कि मीर TTML पे हम समझते हैं कि ओवरऑल अगर फंडामेंटल व्यू से देखें तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पूरे टेलीकॉम स्पेस में जिस प्रकार का कॉम्पिटिटिव सिनारियो बिल्ड हो रहा है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे आगे का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस और ईयरली परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। यहाँ पे ऊपरी लेवल पे अगर सेल ऑन राइज वाला स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहाँ पे फंडामेंटली मुझे लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। जी सुब्रा, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से कोई स्टॉक आप पिक करेंगे? क्योंकि BPCL, ONGC जैसे स्टॉक्स अच्छा मूव दे रहे हैं इंडिकेटिव एक्शन में, और ONGC तो पिछले सेशन में चला भी काफी स्ट्रॉन्ग था।
आई थिंक कहीं ना कहीं ये वापस ऊपर की रफ्तार पकड़ने की तैयारी पे है, और खास करके बीपीसीएल आई थिंक 700 के बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है। मेरा मानना है कि शायद बीपीसीएल में खरीदारी की जा सकती है। आई थिंक ये नियर टर्म में 740 तक जा सकती है, और ऑल्सो एचपीसीएल लगभग ये सब एक साथ ही चलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर भी एक शायद नियर टर्म एक 520 का स्टॉप लॉस लगा के 555 560 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। मयूरेश, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, इनफैक्ट फ्राइडे के ट्रेड में भी, जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस है उसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन था, बहुत अच्छा मोमेंटम था। आज भी अब देखिए इसमें से कुछ एक स्टॉक्स हैं जिस पर बहुत अच्छा मूव है, जैसे फेडरल बैंक है जो करीब 2.25% ऊपर है। इसके अलावा IDFC है जिस पर ठीक मूव देखने को मिल रहा है। बड़े बैंक्स में तो है ही, जैसे इंडसइंड बैंक या फिर ICICI PNB, इन पर ठीक रुझान देखने को मिल रहा है। आपका व्यू फेडरल बैंक पर और IDFC बैंक पर क्या है मयूरेश? मेरे ख्याल से आई थिंक दोनों बैंक्स में हम काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, और जितनी हमने एसेट क्वालिटी स्ट्रेस देखी है फेडरल बैंक को स्पेसिफिकली, आई थिंक वहाँ पे बिल्कुल आई थिंक दिक्कत है, आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली कम होते जा रही है। इसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट कम होंगे। IDFC में आई थिंक अगेन आई थिंक ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे वो अपना रिटेल का सा बेस बिल्ड करते जाएंगे, वहाँ पे एक्रीशन देखने मिलेगा। बट अगेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इज़ वेरी वेरी क्लियर कि स्लोली एंड स्टडीली बिल्ट आउट करना है। ब्रांच रोल आउट्स विल बी ऑल्सो ऑन अ वेरी ग्रेजुअल बेसिस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मिड कैप बैंकिंग इज समवेयर आई एम प्रेफरिंग। फेडरल बैंक इज देयर ऑन आवर टॉप लिस्ट। सिटी यूनियन बैंक मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी डिसरप्टिव रह सकता है स्मॉल प्राइवेट बैंक्स में, अच्छी लोन ग्रोथ आ सकती है। निम्स कैन बी मेंटेन्ड एट वेरी हाई लेवल्स बिटवीन 3.8 and 4%, और मेरे ख्याल से आई थिंक जो बॉटम लाइन पे ग्रोथ आएगी ROA ROEs पे काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। तो फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक, IDFC बैंक, ये चारों मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक से हमें पसंद है। मार्केट्स खुलने वाले हैं और इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी 35 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है 9339 के लेवल्स पर। तो अच्छी ओपनिंग इसे कह सकते हैं अगर इन लेवल्स के आसपास खुला। जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे हैं उनमें मारुति सुजुकी 2.25% ऊपर, ल्यूपिन 1% ऊपर, BPCL, टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स, TCS, ITC, ONGC कुछ और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स हैं। जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इंडेक्स में उनमें है डॉक्टर रेड्डीज जो करीब 1% नीचे है, अंबुजा सीमेंट करीब 0.5% नीचे, HUL, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ACC, ये कुछ वीक ओपनिंग वाले स्टॉक्स हैं। वहीं अगर कैश की तरफ देखें जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव दिख रहा है उनमें मोरपन लैब्स है, DCM श्रीराम है। इन सभी स्टॉक्स पर अर्निंग्स का इंपैक्ट है, इसीलिए 10 से 15% तक का सपोर्ट दिख रहा है। एस्ट्रा माइक्रो एक और शेयर जहां पर अच्छी अर्निंग्स की वजह अच्छी ओपनिंग इंडिकेटिव एक्शन में दिख रही है। बिल्कुल, चलिए तो खुलेगा बाजार और 9350 पर नजर रहेगी। इसी के आसपास खुलने की उम्मीद भी बनी हुई है, यानी करीब 35-36 अंकों की मजबूती के साथ। रुपए पर हमने देखा थोड़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने को मिली थी आज, और अब देखते हैं कि आज दिन के दौरान किस तरह का रुझान देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एक स्पेस तो ऐसे हैं जहाँ पर आप क्लियरली आज अच्छी मजबूती एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मारुति 9341 पर निफ्टी खुला है 9340 के पार, और अभी भी 30 पॉइंट ऊपर 9335 का लेवल इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। मारुति टॉप गेनर है करीब 2.5% ऊपर, ये इस समय ट्रेड कर रहा है। बाकी काउंटर्स में टेक महिंद्रा है, आयशर मोटर्स, ONGC, ये ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को करीब 1.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, और साथ ही TCS और HDFC लिमिटेड इन दोनों पर अच्छा मूव है। ITC और एक काउंटर है जो कि तेजी दिखा रहा है। बाकी काउंटर्स जहां पर अच्छा मूव है इसमें BPCL है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, विप्रो है, ये काउंटर्स हैं जिस पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। नुकसान वाले स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं। नुकसान वाले स्टॉक्स में जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है इसमें ACC है। इनफैक्ट सीमेंट पर जो स्लाइड है वो कंटिन्यू करते हुए, सो ACC 1.5% नीचे है, अंबुजा सीमेंट्स 1.5% नीचे है। बाकी लूजर्स में टाटा मोटर्स है, डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट 1% से ज़्यादा की गिरावट देख रहा है, भारती इंफ्राटेल और हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। इस बीच कैश के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छी ओपनिंग हुई है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। मोरपन लैब्स आप देखिए नतीजे काफी स्ट्रांग आए हैं, इसीलिए स्टॉक में एक अच्छा स्पर्ट है। 13.5% ऊपर ये स्टॉक 2360 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक आप देखिए DCM श्रीराम, एबिटा मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर अगेन मल्टीफोल्ड जंप देखा गया है, इसीलिए स्टॉक पर एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन 8.5% ऊपर ये 384 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। कुछ और परफॉर्मेंस को आप देखिए, एक बार देखिए TTML को, यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ स्पर्ट 9% का उछाल स्टॉक में अभी भी देखा जा रहा है। मानक से एक और स्टॉक जहां पर अच्छा मूव है, एक एस्ट्रा माइक्रो को देखिए, अभी नंबर्स अच्छे आए हैं, इसीलिए स्टॉक की ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव फ्रंट पर हुई है। लेकिन एक बार पूरे ही रियलिटी स्पेस को देख लेते हैं कि वहां पर क्या रुझान है। फ्राइडे के सेशन में तो ये पूरा ही स्पेस मिक्स था,
लेकिन आज की अगर ओपनिंग देखें तो SGL, IBDL इन दोनों स्टॉक्स की ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, 1% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। DLF करीब 0.1% ऊपर है। ओबेरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज की भी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बास के साथ हुई, यहाँ भी 1% तक की स्ट्रेंथ देखी जा रही है। पासनाथ, अनंतराज इंडस्ट्रीज ये कुछ और परफॉर्मर्स है जहां पर 1.5%, 0.2% तक का मूव इस वक्त देखा जा रहा है। एक बार देख लेते हैं ONGC को और सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। ONGC एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट रहा, मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड भी किया है स्टॉक को, गैस प्रोडक्शन में अच्छी ग्रोथ की बात कही है और स्टॉक पिछले सेशन में 4% चला था, अभी भी 0.1% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 187 के लेवल्स पर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो HPCL, BPCL, IOC इन तीनों ही स्टॉक्स की जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है, आधा से 0.1% तक का मूव इन स्टॉक्स में देखा जा रहा है। एक बार ऑटो स्पेस से स्पेशली देख लेते हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प को, और एक आयशर मोटर्स भी ऐड कर लेते हैं। मारुति सुजुकी के नंबर स्ट्रॉन्ग रहे, सेल्स के 1.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं आयशर मोटर्स को देखें तो यहाँ भी रॉयल एनफील्ड की जो सेल्स है वो स्ट्रॉन्गर नोट पर ही ग्रो हुई है। स्टॉक अभी देखें तो करीब 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 26,480 के लेवल्स पर। हीरो मोटो की जो सेल्स हैं वो फ्लैटिश ही रही है, नेगेटिव ग्रोथ ही रही है, करीब 3% के आसपास की डिप आई है और स्टॉक फ्लैट है। अगेन जो नेगेटिव सेल्स देखा जा रहा है 3312 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और टाटा मोटर्स को देखें तो 21% की सेल्स ड्रॉप हुई है और स्टॉक भी यहाँ पर जो शुरुआत हुई है वो बायस नेगेटिव है। इनफैक्ट 1.5% नीचे टाटा मोटर्स अभी 453 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक बार भारत फाइनेंशियल को देखते हैं, नंबर्स तो काफी खराब आए हैं, ब्रोकर हाउसेस पॉजिटिव है अर्निंग्स के बावजूद भी, लेकिन स्टॉक की जो शुरुआत हुई है वो नेगेटिव बायस आती है। उतनी कमजोरी नहीं है जितने खराब नंबर्स आए हैं, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वन ऑफ इम्पैक्ट है। 1% नीचे 795 के लेवल्स पर भारत फाइनेंशियल अभी ट्रेड कर रहा है, तो करीब करीब 8 रुपए की कमजोरी स्टॉक में देखी जा रही है। लेकिन अच्छी मजबूती जहां पर है उसमें एक एमटेक ऑटो को देखिए, यहाँ भी वॉल्यूम्स काफी ह्यूज हैं और स्टॉक अच्छा मूव दे रहा है, 7-7.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फेडरल बैंक जिसका भी जिक्र भी किया था, यहाँ भी अच्छी शुरुआत, अगेन वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, 5% ऊपर 112.90 के लेवल्स पर फेडरल बैंक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। खैर निफ्टी देखिए इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो फेस करेगा, 9350 का जो लेवल है वहाँ पर इंट्राडे बेसिस पर 20 एक पॉइंट ऊपर यह है, हालांकि 9323 के लेवल पर। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर राजेश, जिस तरह की ओपनिंग हुई है? मुझे लगता है कि इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। जो मॉर्निंग में भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि 9100, 9200, 9300 पे पुट राइटिंग होती है, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दैट विल बी 9270। ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा। अपसाइड रेजिस्टेंस कैप है, मुझे नहीं लगता ये मार्केट 9400 के परे जाएगा। सो जब तक ज़्यादातर मोमेंटम जो रहेगा वो मिड कैप में रहेगा, हाई बीटा में रहेगा, जहाँ पे न्यूज़ फ्लो है वहीं पे है। बट मुझे लगता है कि एक स्टॉक स्पेसिफिक करे, शॉर्ट टर्म करे, बड़ा सौदा यहाँ पे न रखे तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है निफ्टी में करेक्शन आएगा, 9270 लेवल अगर टूटेगा तो एक शार्प करेक्शन की एक स्ट्रॉन्ग संभावना है इस सीरीज में, क्योंकि अगला पिछला वाला जो सीरीज था लास्ट वाला हम लोगों ने कैसे तैसे उसको 9300 के ऊपर टिका रखा, लेकिन इस टाइम थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, कहीं ना कहीं मार्केट है एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। आज के लिए अगर बात करें तो 9270 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग रखे, ऊपर में जैसे 30-40 पॉइंट अगर मिलते हैं तो मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। सुब्रा, आपकी राय क्या है इस ओपनिंग का और स्पेशली निफ्टी बैंक पर? क्योंकि अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स को देखें तो जितने भी सरकारी बड़े बैंक्स हैं वो भी उतने ज्यादा नहीं चल रहे हैं, लेकिन मिड कैप बैंकिंग में अच्छी वाइब्रेंसी है। क्या ये टुवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग ये बाइंग एक्सटेंड हो सकती है? दीवान आई थिंक कहीं ना कहीं जो फ्राइडे की जो मोमेंटम देखे थे शायद वो मोमेंट बरकरार रहने की संभावना है। हो सकता है एक नियर टर्म एक थोड़े बहुत स्ट्रेच्ड है और यही शायद बैंक की मार्केट को भी मोमेंटम देने का सहारा रखेगा। तो आई थिंक जहाँ मोमेंटम है वहाँ डेफिनेटली खरीदारी आने वाली है। तो कोई गिरावट आवे आई थिंक काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखनी पड़ेगी, यानी कि टाइट स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। जैसे राजेश भी बता रहे थे मार्केट डेफिनेटली थोड़ी बहुत ओवरबॉट है, तो टाइट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करें तो वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि कभी कोई नियर टर्म वॉलेटिलिटी में मार्केट में अगर करेक्शन आवे तो उसका कुछ नुकसान ज़्यादा ना होवे। तो आई थिंक मोमेंटम के साथ रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। एक बार मार्केट की ब्रेथ भी देख लेते हैं। आज संकेत जिस तरह का है, NSE को अगर हम देखें और यहाँ पर जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या देखें, इस समय करीब 970 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बढ़त में है। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 346 के आसपास देखने को मिल रही है। BSE को अगर आप देखें, जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनको देख लेते हैं। BSE पर 1047 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ चल रहे हैं। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 372 के आसपास देखने को मिल रही है। तो रुझान अच्छा है, पॉजिटिव है। और एक्चुअली हम देख रहे हैं कि टिपिकली जिस दिन निफ्टी सिर्फ 10 या 15 पॉइंट ही चलता है, उस दिन भी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे आज भी आप देखिए मिड कैप इंडेक्स जो है
इसमें मजबूती है करीब आधे % के आसपास की, यानी 80 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है मिड कैप में। एक बार फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स को देखते हैं। इनका जो सप्लाई चेन बिजनेस है फ्यूचर ग्रुप का, अब उसकी भी लिस्टिंग की बात हो रही है। और ये इनफैक्ट इनका जो सप्लाई चेन बिजनेस है इसमें अच्छी खासी वैल्यू अनलॉक हो सकती है, बिकॉज ये ना सिर्फ फ्यूचर ग्रुप के लिए बल्कि बाकी भी कई रिटेलर्स हैं जिनके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो आज देखिए फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में फिर से एक बार अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइज, इन दोनों पर अच्छा रुझान है। फ्यूचर रिटेल ऑब्वियसली अच्छे खासे रनअप के बाद फिलहाल करीब आधे % ऊपर। अविनाश, फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पर व्यू क्या है आपका? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे जिस प्रकार का रिस्ट्रक्चरिंग और इनिशिएटिव मैनेजमेंट ले रहा है अपनी बैलेंस शीट को लीन करने के लिए और वैल्यू अनलॉक करने के लिए शेयर होल्डर्स के लिए, हमको लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर रिटेल ये दोनों ही शेयर्स पे नज़र रखनी चाहिए। हमको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मीर ये काफ़ी अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस है और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो गिरावट में डेफिनेटली खरीदना चाहिए और ये पोर्टफोलियो पिक्स भी के लिए भी इंक्लूड किया जा सकता है। जी सुब्रत, 2 स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए, एक तो थर्मैक्स और दूसरा जेट एयरवेज। थर्मैक्स इसलिए क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है अफ्रीका से और जो टोटल ऑर्डर बुक है उसका 22% साइज का ये ऑर्डर है। और दूसरा जेट एयरवेज जिसने एक अच्छा बाउंस बैक हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में मिला था। क्रूड प्राइसेस अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में वीक हैं और स्टॉक अभी करीब आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपको दोनों स्टॉक्स अभी कैसे लग रहे हैं, थर्मैक्स और जेट एयरवेज? दिवाली दोनों डिफरेंट कैटेगरी का शेयर है। आई थिंक जहां तक मोमेंटम का सवाल है, आई थिंक जेट एयरवेज क्लियरली अभी वापस फोकस में आ सकते हैं क्योंकि लास्ट आई थिंक 8-10 दिन में अच्छी खासी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन और एक रिकवरी की मोड पे है। तो मेरा मानना है कि शायद वापस एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने की तैयारी पे है। नियर टर्म टारगेट 560-570 तक जाने की संभावना है। और जहाँ तक थर्मैक्स का सवाल है, आई थिंक जहाँ पर हम यहाँ पर इंफ्रा रिवाइवल वगैरह की बात करते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के शेयर है। तो डेफिनेटली जिनको लंबे निवेश का नजरिया है तो आई थिंक वहाँ यहाँ पर डेफिनेट निवेश करके चले। चार्ट्स में भी काफ़ी बेहतर लग रहा है और मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म में 1200-1250 तक जाने की पूरी संभावना है। एक बार सीमेंट स्टॉक्स को देखते हैं। ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है, ना सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स में बल्कि आप इसके बाहर भी अगर देखें मिड कैप में भी जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उस पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। मयूरेश, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? नहीं, कई स्टॉक्स मेरे हिसाब से आई थिंक काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो सम मनी इज बीइंग टेकन ऑफ द टेबल जैसे। लेकिन हम सीमेंट ऑफ टेक देख रहे हैं शायद Q1 में बिफोर मानसून स्टार्ट्स, उसमें भी अच्छी खासी आई थिंक बढ़ोतरी हो सकती है। जहाँ तक रियलाइजेशन का सवाल रहा, मुझे लगता है डिमांड कैचिंग अप बिकॉज ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स, रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग हो। अगले कुछ क्वार्टर्स में आई थिंक रियलाइजेशन शुड ऑल्सो मिनिमाइज द इम्पैक्ट, कॉस्ट इम्पैक्ट, जो इनपुट कॉस्ट पेड कोक वगैरह सब बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर हम मिड कैप सीमेंट की बात करें स्पेसिफिकली तो रैमको सीमेंट इज समथिंग दैट आई हैड सजेस्टेड अर्लियर एज वेल। मेरे ख्याल से आई थिंक जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसकी जो रियलाइजेशन की इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है, जो ऑफटेक देखने मिल सकता है स्पेसिफिकली आउट द एरियाज दैट ऑपरेट इन साउथ इंडिया, काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो चुनिंदा अप्रोच रखें, बट मेरे ख्याल से आई थिंक जेके लक्ष्मी, रैमको सीमेंट मिड कैप में अगले 4 से 6 क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जी, तो यहाँ पर मिड कैप सीमेंट स्पेस से कुछ चॉइसेस बताई हैं मयूरेश ने। लेकिन राजेश, ये ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ये इनमें कमजोरी और एक्सटेंड हुई है, क्या व्यू है आपका? मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम लोग यही ऑब्जर्व करें कि पोस्ट रिजल्ट ही ज़्यादातर प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, तो ACC, अंबुजा भी इसको एक्सेप्शन नहीं है। अगर आज की ACC की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ से भी एक छोटा कट आ सकता है, रफली 1550-1540 तक का एक फॉल मैं यहाँ पे देखता हूँ। अंबुजा सीमेंट भी वीक है, 240 इज करंट मार्केट प्राइस, लॉन्ग लिक्विडेशन प्रेशर डेफिनेटली रहेगा। लेकिन अंबुजा में सिर्फ एक ही चीज़ है, 238 to 239 का एक छोटा एक कंसोलिडेशन सपोर्ट है। अगर 238 तोड़ेगा तो डेफिनेटली रफली मुझे लगता है 8 से 10 रुपए का एक फिर से फॉल आएगा, विच इज नथिंग बट इज 200 DML लेवल, रफली 200 जैसे मैंने कहा कि 230 से 228 तक का एक फॉल आएगा, 200 DML लेवल सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली रहेगा और PSU बैंकिंग जो हम लोग मॉर्निंग में बात कर रहे थे वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन रहेगा।
ठीक है, एक बात, 3 छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखिए जहां पर बाइंग मोमेंटम पिछले सेशन में भी स्ट्रांग था और आज फिर से है। फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक और डीसीबी, तीनों में ही एक स्ट्रांग सर्ज है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक्स आ चुके हैं। एक बार देख लेते हैं मैरिको को, क्योंकि मैरिको के आज नतीजे आने हैं। हालांकि प्रोजेक्शंस ये हैं कि जो एबिटा है वो 3% बढ़ सकता है, मुनाफे में 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मार्जिन हालांकि थोड़े से श्रिंक हो सकते हैं। अविनाश, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में। लेकिन मयूरेश, मैरिको को लेकर क्या व्यू है? नहीं, लॉन्ग टर्म आउटलुक दीपाली जी आई थिंक सारे एफएमसीजी काउंटर्स के लिए आई थिंक पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जितनी इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन हमने देखी है स्पेसिफिक एफएमसीजी काउंटर्स के लिए, क्या वो वॉल्यूम ग्रोथ में आई थिंक जस्टिफाई कर सकते? आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली बेटर होगा पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, बट लार्जली आई थिंक द एलिमेंट फॉर एफएमसीजी कंपनीज विल बी मार्जिन एक्सपेंशन एंड अगेन वॉल्यूम ग्रोथ विच कैन गेट सस्टेन्ड। तो ये स्पेस में मेरे ख्याल से आई थिंक मैरिको के ठीक ठाक नंबर आ सकते हैं, बट आई थिंक आई एम स्टिल प्रेफरिंग स्टॉक्स लाइक एन इमामी और गोदरेज कंज्यूमर। जी, मैरिको हालांकि नंबर से ठीक पहले देखें तो करीब 1% तक की स्ट्रेंथ दिखा रहा है 318 के लेवल्स पर। राजेश, ये ओपनिंग के बाद कोई ट्रेड आप रेकमेंड करेंगे जहां पर लॉन्ग जाने की या फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही हो? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तो मेटल सेक्टर, बैंकिंग पे हम लोगों ने बात की इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेटल सेक्टर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे पुल बैक आना चाहिए। इसमें जो करेक्शन था लास्ट सीरीज में हमने देखा, मेटल में प्रॉफिट टेकिंग देखा, वेदांता देखा, टाटा स्टील देखिए, मुझे लगता है मेटल में बाइंग करना चाहिए। आज के लिए टाटा स्टील पे वॉच है हमारा, 448 का इसका सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस जो 448 के नीचे लगाना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है 460, 462 का एक पुल बैक आना चाहिए। IT सेक्टर्स में जैसे टेक महिंद्रा की जो मॉर्निंग में बात करें तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा मंथली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट पे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड हो चुका है और यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए। सो अबव 420 हम लोग लॉन्ग रेकमेंड कर रहे हैं, 410 का स्टॉप लॉस है। अपसाइड में मुझे लगता है 440 से लेकर 460 का एक पोजिशनल एक छोटा स्टॉप लॉस और एक छोटा टारगेट एंड बड़ा टारगेट के तौर पे हम लोगों ने लॉन्ग रिकमेंडेशन किया है। इस बीच भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक काउंटर है जो कि करीब 3% नीचे ट्रेड कर रहा है नंबर्स के बाद। यहाँ पर इनफैक्ट 3.5% की गिरावट है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज और एक काउंटर है जो कि करीब 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। ICICI प्रू के काउंटर पर ऑलमोस्ट 1% का ड्रॉप इस समय देखने को मिल रहा है। इसमें भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन का चार्ट आपको कैसा लग रहा है राजेश? देखिए, भारत फाइनेंशियल मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे सेल करना चाहिए विद स्टॉप लॉस अबव 800 रुपीज़। मुझे लगता है कि इसमें एक शार्प कट आएगा। रफली जिसका टारगेट बनता है 700 तक का तो मिनिमम फॉल आना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज क्वाइट फेवरेबल। मुझे लगता है कि दिस इज अ सेलिंग काउंटर। एक बार हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, जो ओपनिंग थी स्टॉक की वो फ्लैट विद नेगेटिव बार्स के साथ हुई थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी अब स्टॉक में दिखी और ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। 1.5% का मूव 3367 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सुब्रा, क्या कमेंट्स है हीरो मोटोकॉर्प पर, स्पेशली जो अभी भी मूव आया उसके बाद? रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है दीपाली। आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं आई थिंक 3200 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अपसाइड फिलहाल नहीं लग रहा है। मेरा मानना है कि शायद अगर अपसाइड में है तो 3400 तक एक वहां तक जाने की संभावना है, लेकिन छोटा मोटा ट्रेड डेफिनेटली आज के दिन के लिए ली जा सकती है। जी, 9350 के पास जाकर वहां से घुमा है निफ्टी। एक समय लग रहा था कि 9350 क्रॉस कर देगा, 9344 तक ये गया था। राजेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब वो 9337 9338 इन लेवल्स के आसपास इस समय ट्रेड करा। मयूरेश, आपसे आखिरी सवाल होगा, कोई ट्रेड आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? बिकॉज इट सीम्स कि 9350 या फिर उससे 10-15 पॉइंट ऊपर एट द मोस्ट उन लेवल्स के आसपास जाके शायद हो सकता है आज कम से कम स्ट्रगल करे निफ्टी। नहीं, बिल्कुल हो सकता है मीर, और मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ा एक रेंज में ही रह सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक 150-200 पॉइंट निफ्टी शायद शेव ऑफ भी कर लें, बट इसमें आई थिंक बहुत बेहतरीन मौके मिल सकते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। सो अगर आपका मीडियम और लॉन्ग टर्म की, जैसे मैंने कहा, आई थिंक मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे मैंने डिस्कस किए, बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस लगता है। मिड कैप सीमेंट मिशन इन द काउंटर इंटरेस्टिंग लगते हैं। स्टेपल्स इज समथिंग दैट आई एम फाइंडिंग एक्सट्रीमली इंकरेजिंग। और जैसे रिजल्ट्स आए थे मेरे हिसाब से, आई थिंक जो चोला के रिजल्ट्स आए थे, चोला इन्वेस्टमेंट के, आई थिंक एसेट क्वालिटी में प्रेशर बिल्कुल दिखा था बिकॉज दे मूव टू द 90-day बकेट। बट लार्जली अगर हम ये स्पेस को देखें और रूरल फाइनेंसिंग देखें, जहाँ पे LCVs MHCVs का एक अच्छा मिक्स है कंपनी के पास और रिटर्न रेशियोज काफ़ी बेहतर है कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करें, तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड बेट। तो NBFC एक स्पेस जहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस हो तो PNB हाउसिंग, कैल्पिन होम्स, शायद रूरल फाइनेंसिंग में चोला इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक ये स्पेसेस भी बिल्कुल देखे जा सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
बिल्कुल। चलिए मयूरेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं।